आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के विधायकों की अहम बैठक बुलाई। ये बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होगी और इसमें आप नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई और विधायकों के कथित तौर पर दिल्ली सरकार को बेदखल करने के प्रयास पर चर्चा होगी। आम आदमी पार्टी विधायकों की ये बैठक सीएम आवास पर होगी। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। इससे पहले कल दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में बुधवार को आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। रांची में कल भी छापेमारी के बाद ईडी ने प्रेम प्रकाश को रांची में गिरफ्तार किया। प्रेम प्रकाश के घर पर छापेमारी के दौरान कल 2 AK-47 मिले और कई गोलियां भी बरामद की गई। अवैध खनन और फिरौती के मामले में ईडी की ये कार्रवाई चल रही है। प्रेम प्रकाश को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का करीबी माना जाता है। प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने कहा कि प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी काफी पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि झारखंड के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी के बाद ट्वीट भी किया। सीबीआई ने बिहार में छापेमारी के दौरान 200 से अधिक जमीन की बिक्री दस्तावेज बरामद किए हैं, जिनकी जांच फिलहाल चल रही है कि ये दस्तावेज कहीं नौकरी के बदले तो नहीं लिए गए। सीबीआई ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि लालू यादव के परिवार को 5 सेल डीड और 2 गिफ्ट डीड के जरिए रेलवे में नौकरी के बदले जमीन दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के सभी राज्यों के श्रम मंत्रियों के साथ एक सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करने वाले हैं। इस सम्मेलन का आयोजन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से आंध्र प्रदेश के तिरुपति में किया गया है। इस सम्मेलन में श्रम सुधारों और श्रम मुद्दों को 2047 तक श्रम में विजयते के दृष्टिकोण के साथ समग्रता से विचार विमर्श होने की उम्मीद है। यही नहीं, ई श्रम पोर्टल के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों के सामाजिक सुरक्षा के लिए चल रही कल्याणकारी और संबंधित योजनाओं के लाभ उपलब्ध कराने पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। 27 सितंबर को टोक्यो के किटानुमारू नेशनल गार्डन में आबे का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दौरान पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से भी मुलाकात करेंगे। कुछ दिन पहले ही आबे की गोली मारकर हत्या की गई है। हैदराबाद में बीती रात भी मुस्लिमों ने जोरदार प्रदर्शन किया। विधायक टी राजा सिंह के बयान और उनकी जमानत के खिलाफ 2 समूह आमने सामने आ गए। पुलिस ने पहले मान मनोबल से मामला शांत करने की कोशिश की, लेकिन जब भीड़ उपद्रव पर उतारू हो गई तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। गलियों में दौड़ा दौड़ाकर पुलिस ने उपद्रवियों को पीटा। हैदराबाद में आज रात भी प्रदर्शनकारियों ने सिर तल से जुदा के नारे लगाए। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के दखल के बाद 80 लोगों को पुलिस ने छोड़ दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना का आज लास्ट वर्किंग डे है। आज उनकी बेंच कई महत्वपूर्ण मुकदमों की सुनवाई करेगी, जिसमें बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई की याचिका भी शामिल है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग कानून में ईडी को दी गई शक्तियों का परीक्षण भी आज चीफ जस्टिस की बेंच ही करेगी। पेगासस जासूसी केस की भी आज सुनवाई होगी। पंजाब में पीएम मोदी का काफिला रुकने वाले कांड पर भी चीफ जस्टिस की बेंच आज सुनवाई करेगी। तीस्ता सी तलवार की जमानत याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले की तारीख में कोर्ट ने गुजरात सरकार से जवाब तलब किया था। गुजरात ATS ने तीस्ता को गिरफ्तार किया है। इन पर मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ बेगुनाहों को फंसाने का भी आरोप है। आज जिस जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है, उसमें फर्जी सबूत गढ़ने का आरोप है। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद मामले में कोर्ट ने 12 सितंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट अब 12 सितंबर को फैसला सुनाएगा। ज्ञानवापी केस की सुनवाई के दौरान औरंगजेब की भी एंट्री हो गई। वादिनी महिलाओं का कहना है कि ज्ञानवापी की संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति कहना एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। अगर औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद की संपत्ति दान की थी तो वो डीड कोर्ट में पेश की जाए। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने चीन पाकिस्तान को सीधा संदेश दे दिया है और कहा है कि हर तरह के आतंकवाद पर लगाम लगाने की जरूरत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकी गतिविधियों के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।
राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में सभी तरह के आतंकवाद से लड़ने और क्षेत्र को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और स्थिर बनाने के भारत के संकल्प को भी दोहराया। नोएडा में आज सुपरटेक के ट्विन टावर को गिराने का रिहर्सल किया जाएगा। एहतियातन कुछ देर के लिए एक्सप्रेसवे समेत कई रास्तों पर आवाजाही बंद की जाएगी। 28 अगस्त को अंतिम ब्लास्ट किया जाएगा। धूल को कम करने के लिए टावर को जियो टेक्सटाइल फाइबर से ढका गया है, जिसके अलावा चारों तरफ से फाइबर के पर्दे भी लगाए गए हैं, जिससे अंदर से निकलने वाली धूल ज्यादा बाहर तक ना जाए। इसके बाद भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जब विस्फोट होगा तो उसके बाद धूल ऊपर उठेगी और आसपास की सोसाइटी और सड़कों पर भी गिरेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगर आरए में अंडरटेकिंग का उल्लंघन कर पेड़ों की कटाई हुई तो हम इस पर कड़ा एक्शन करेंगे। कोर्ट ने इस हलफनामे को रिकॉर्ड पर लिया है और महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया है कि इस मामले में 2 दिनों के भीतर अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करे। अब 30 अगस्त को इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आरए में विकास कार्य रोकने के आदेश देने से इनकार कर दिया है। एनसीआर और पश्चिमी यूपी के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यमुना एक्सप्रेसवे से बुलंदशहर तक के इलाकों को मिलकर एक नया हाईटेक शहर बसाया जाएगा। यहां पर 35 लाख से ज्यादा लोगों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। इस शहर में सड़क यातायात, सुरक्षा और इंटरनेट कनेक्टिविटी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर होगी। प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए यूपीएससी ने नई पहल की है। अब परीक्षार्थियों को 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जाएगी। इससे उन्हें बार बार फॉर्म में जानकारी नहीं भरनी होगी, जिससे गलतियों से बचाव हो पाएगा। आने वाले समय में ओटीआर को जरूरी कर दिया जाएगा ताकि 70% जानकारी पहले से ही उपलब्ध हो। पिछले 2 दिनों से राजस्थान के उदयपुर में हो रही बारिश से परेशानी लगातार बढ़ गई है। निचले इलाकों में हर तरफ पानी भर गया है। कई घरों के लोगों को कहीं भी आने जाने के लिए पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिससे लोगों को समस्याएं हो रही है। हालांकि प्रशासन इस वक्त मुस्तैद है और लोगों तक खाना पहुंचाने की लगातार कोशिश की जा रही है। राजस्थान के सिरोही जिले में 32 घंटे की बारिश ने तकरीबन हर इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। आबू रोड में तो बारिश की वजह से निचले इलाकों में जलभराव के हालात पैदा हो गए हैं। सड़कों पर पानी का तेज बहाव है तो बरसाती नदियां उफान पर है। स्वरूपगंज के काछौली नदी में तेज बहाव में 2 युवक बह गए, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। इसी इलाके में खाकड़वारा में एक नदी की पुलिया पर दूध का टैंकर फंस गया, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद निकाला जा सका। अब तक जिले के 18 छोटे बड़े बांध ओवरफ्लो चल रहे हैं। आगरा में चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर तटवर्ती इलाकों में खतरा पैदा हो गया, जिसके चलते नदी के तटवर्ती गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई गांवों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, साथ ही अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। निचले इलाके के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने से चंबल नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। यूपी के इटावा जनपद में चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया, जिसकी वजह से चंबल किनारे कई इलाकों में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अधिकारी लगातार क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं और बाढ़ नियंत्रण राहत चौकियों का भी जायजा ले रहे हैं। लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की व्यवस्था कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश के लिए अगले 48 घंटे भारी रहने वाले हैं। मौसम विभाग ने शिमला समेत 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मूसलाधार बारिश से हिमाचल में 147 सड़कें और 475 ट्रांसफार्मर खराब पड़ गए हैं, इसलिए मौसम विभाग ने लोगों को जरूरी एहतियात बरतने की एडवाइजरी भी जारी की है। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से इंद्र देवता कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। संभल के चंदौसी इलाके में भगवान श्री गणेश की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन पिछले 52 सालों से किया जा रहा है। इस बार यहां के लोगों ने गणपति को सोने से सजाया। हालांकि हर साल यहां पर गणपति को एक नए अंदाज में सजाया जाता है। पहले एलईडी लाइट, फिर उसके बाद अष्ट धातु और इस बार सोने की धातु से भगवान श्री गणेश का श्रृंगार किया जा रहा है। चंदौसी के अनेकों लोग ऐसे हैं जो नौकरी और कारोबार करते हैं। सारे काम छोड़ करके ये लोग इस शोभा यात्रा के लिए भगवान को दिन रात लगाकर सजाते हैं।
केंद्र सरकार की जीएसटी की मार भगवान गणेश की मूर्तियों पर भी देखने लगी है। कच्चे माल के दाम में बढ़ोतरी की वजह से गणपति की प्रतिमा के दाम में उछाल देखा जा रहा है। कुछ दिनों में गणेशोत्सव शुरू होने वाला है, फिर भी लोग उत्साह के साथ तैयारियों में जुटे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से 2 साल के बाद लोगों को ये मौका मिल रहा है। यही नहीं, गणपति की प्रतिमा की ऊंचाई को लेकर भी इस बार कोई पाबंदी नहीं है। यमुना एक्सप्रेसवे पर 1 सितंबर से सफर महंगा हो जाएगा। यमुना प्राधिकरण की 74वीं बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल की दरें बढ़ाई जाएंगी। प्राधिकरण का कहना है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर रोड सेफ्टी के लिए 22 सुधार किए जाएंगे, जिस पर कंपनी ने 130 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए हैं। यही नहीं, प्राधिकरण का यह भी कहना है कि 2019 से टोल की दरें भी नहीं बढ़ाई गई हैं। उधमपुर जिला प्रशासन ने मानसून खत्म होने तक 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, ताकि घाटी में जंगल और हरियाली बढ़े। उधमपुर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिट्टी के कटाव और लैंडस्लाइड को रोकने के लिए ये नई मुहिम शुरू की। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 14 साइट्स को चिन्हित किया है, जहां प्लांटेशन किया जाएगा। बशौली जम्मू कश्मीर में आकर्षण पर्यटक स्थलों में से एक है, जिसकी खूबसूरती को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। यह जम्मू कश्मीर सरकार ने बशौली पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम शुरू कर दिया है। लिहाजा सबसे पहले बुनियादी ढांचे पर काम किया जा रहा है, ताकि लोग न सिर्फ वादियों की खूबसूरती को निहार सकें, बल्कि नौका विहार का आनंद भी ले सकें। जहां टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए खेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। वाराणसी में वृद्धों के लिए एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। जिनका कोई नहीं है, उनके लिए काशी विश्वनाथ धाम में वृद्धाश्रम है, जहां बेसहारा लोगों को सहारा देने की नेक पहल की गई। साफ बिस्तर, पोषण युक्त भोजन, घूमने फिरने की व्यवस्था, शांत वातावरण, देखभाल करने वाला स्टाफ मौजूद होगा, जो वृद्ध लोगों की हर पल मदद करेगा, जिन्हें कभी उन्हें अकेलापन इससे एहसास ना हो। आज से राजकोट में जैन समुदाय का पवित्र उत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में होती है। 8 दिनों तक चलने वाले पर्युषण उत्सव को लेकर के जैन समुदाय में काफी उत्साह का माहौल है, जिन्होंने आज सुबह से ही मंदिरों का रुख किया है और उन्हें अपने आराध्य महावीर स्वामी की पूजा अर्चना भी करते लोग नजर आए, जिनकी मूर्ति को बेहद ही खूबसूरती से उसका श्रृंगार किया गया। श्रद्धालु इस महोत्सव को लेकर के काफी उत्साहित नजर आए। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडरों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना के तहत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इस सिलसिले में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। समझौते के तहत ट्रांसजेंडरों के स्वास्थ्य बीमा पर आने वाले खर्च की राशि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वहन करेगी। कश्मीर प्रीमियर क्रिकेट लीग 2022 के 5वें संस्करण का खिताब कुलगाम नाइट्स के नाम रहा। शेर कश्मीर स्टेडियम में खेले गए मैच में कुलगाम की टीम ने अनंतनाग अचीवर्स को 20 रनों से हराकर खिताब अपने नाम किया। चिनार कॉर्प्स हर साल कश्मीर प्रीमियर लीग का आयोजन करता है। इस टूर्नामेंट का मकसद कश्मीरी युवाओं को रचनात्मक गतिविधियों में शामिल करना और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करना है। वीवीएस लक्ष्मण को एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का अंतरिम कोच बनाया गया है। टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ इस समय कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं। वो जब तक नेगेटिव नहीं हो जाते हैं, तब तक वीवीएस लक्ष्मण जिम्मेदारी संभालेंगे। एशिया कप में भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 28 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 29 अगस्त को जियो फोन 5G को लॉन्च कर सकता है। 29 अगस्त को रिलायंस की एजीएम यानी एनुअल जनरल मीट है। हालांकि कंपनी ने एजीएम के एजेंडे के बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दिन जियो 5G सर्विस और जियो फोन 5G को लॉन्च कर सकता है। उम्मीद की जा रही है कि मुकेश अंबानी जियो 5G सेवाओं की घोषणा करेंगे और वो यूजर्स के लिए कैसे और कब उपलब्ध होगी, इसकी डिटेल भी देंगे। हाल ही में जियो ने जानकारी दी थी कि 1000 शहरों में उनकी 5G कवरेज प्लानिंग पूरी हो गई है। भारत अगले 5 साल में अपनी पवन ऊर्जा क्षमता में 23.7 गीगावाट की बढ़ोतरी कर सकता है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल और MEC इंटेलिजेंस एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। हालांकि इसके अनुकूल नीतियां, सुविधाजनक साधन और सही संस्थागत हस्तक्षेप आवश्यक है।
हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि महामारी के कारण ऊर्जा बदलाव में पहले से ही देरी हो चुकी है और भारत को इन अवसरों का तेजी से लाभ उठाना चाहिए। केंद्र सरकार बगैर छूट पाने वाले इनकम टैक्स स्लैब्स में कटौती कर सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 2 साल बीतने के बाद भी बगैर छूट वाले इनकम टैक्स विकल्प में लोगों को दिलचस्पी नहीं दिख रही है, इसलिए उसे कामयाब बनाने के बाद छूट वाले इनकम टैक्स विकल्प को सरकार खत्म कर सकती है। IRDA गैर जीवन बीमा पॉलिसी के एजेंट्स के कमीशन की अधिकतम सीमा को तय कर सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एजेंट्स के कमीशन की अधिकतम सीमा 20% की जा सकती है। IRDA ने गैर जीवन बीमा कंपनियों के मैनेजमेंट खर्च को 30% तय कर दिया है। जर्मनी में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की गई। फिलहाल इसे 100 किलोमीटर के फासले पर स्थित 2 शहरों के बीच चलाया गया। इसे फ्रांस की रेल ट्रांसपोर्ट कंपनी अल्स्टोम ने बनाया है। ट्रेन में फ्यूल सेल लगाए गए हैं जो कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाकर ऊर्जा पैदा करते हैं। बदले में सिर्फ पानी और भाप का उत्सर्जन होता है। ये इको फ्रेंडली ट्रेन एक बार में तकरीबन 1000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। इसकी अधिकतम रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उनके पास ऐसी कोई जानकारी या नोटिस नहीं है जिसके अनुसार FBI के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा के घर में लोगों की फिर से तलाशी लेंगे। 8 अगस्त को जो तलाशी FBI के द्वारा ली गई थी वो इसलिए ली गई थी क्योंकि जब जनवरी 2021 में ट्रंप ऑफिस छोड़ रहे थे तब उन्होंने कुछ जरूरी दस्तावेजों को हटा दिया था। तलाशी के दौरान FBI ने दस्तावेजों के 11 सेट को बरामद किया जिनके कवर पर लिखा था टॉप सीक्रेट्स। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को उसके स्वतंत्रता दिवस पर तोहफा दिया है। उन्होंने यूक्रेन को $3 बिलियन की सुरक्षा सहायता देने का ऐलान किया। ये राशि अब तक की सबसे बड़ी राशि है। जब से यूक्रेन पर रूस ने हमला किया है, इस सहायता की अमेरिका ने तब घोषणा की है जब अमेरिकी अधिकारियों ने चेतावनी दी कि रूस आने वाले दिनों में यूक्रेन के नागरिक बुनियादी ढांचे और सरकारी सुविधाओं पर नए हमले शुरू करने की योजना बना रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि कर्ज में डूबे लाखों छात्रों के $10,000 के कर्ज को माफ करेगी। 2020 में बाइडेन ने चुनाव प्रचार के दौरान ये वादा किया था। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी सरकार के इस फैसले से देश के मध्यम और गरीब वर्ग के लोगों को फायदा होगा, लेकिन अमीर वर्ग के लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में पुर्तगाल के राजा डोम पेड्रो के एक दिन लोगों को देखने के लिए रखा गया है। पुर्तगाली राजा डोम पेड्रो फर्स्ट ने ही 200 साल पहले ब्राजील के स्वतंत्रता का ऐलान किया था। ये प्रदर्शनी ब्राजील के स्वतंत्रता दिवस आयोजन का ही एक भाग है। ब्राजील के विदेश मंत्रालय के मुख्यालय इतामारती पैलेस में भारी सुरक्षा के बीच राजा के दिल को सोने के कांच लगे कलश में रखा गया, जिससे पुर्तगाल से 3 हफ्तों के लिए पुर्तगाल से ब्राजील लाया गया है। 21 सितंबर से मैनहट्टन के गवर्नसे के नीलामी घर में पॉप, संस्कृत और इतिहास की प्रतिष्ठित वस्तुओं का प्रदर्शन और बिक्री की जाएगी। बीबी किंग का पहला और अनदेखा गिटार भी इस नीलामी में रखा गया है। इसे 20वीं शताब्दी का अनोखा वाद्य यंत्र माना जा रहा है। इसके अलावा किंग की गई कई वस्तुओं को बिक्री के लिए रखा गया। बिक्री में मर्लिन मुनरो के पहले फोटोशूट की तस्वीरें भी शामिल है। इसके अलावा कई और नामी लोगों के सामान के साथ US बेसबॉल स्टार मिकी मेंटल और जेंच गायक बिली हॉलिडे के पासपोर्ट और फर रैप के खेल आइटम भी नीलामी के लिए रखे गए हैं। नीलामी ऑनलाइन होगी। ब्रिटेन में महंगाई बड़ी समस्या बनती जा रही है। सिटी ग्रुप ने कहा है कि ब्रिटेन में जनवरी 2023 तक महंगाई दर 18.6% हो जाएगी। यहां फिलहाल महंगाई दर 9.4% है। लोगों में महंगाई के खिलाफ काफी नाराजगी देखी जा रही है। इससे पहले 40 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। खाने की चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, जिसके चलते लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है। ऊपर से ईंधन के लगातार बढ़ते प्राइस ने महंगाई के दिए जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है।
जापान की सरकार ने बिजली उत्पादन के लिए परमाणु संयंत्र को दोबारा शुरू करने की बात कही है। इससे पहले 2011 के सुनामी के बाद जापान ने अपने कई परमाणु संयंत्र बंद कर दिए। इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री किशिदा ने किया। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारियों को साल के अंत तक ठोस उपाय करने को कहा गया है। बांग्लादेश में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। महंगाई की मार झेल रही जनता को बिजली भी नहीं मिल पा रही है। इसलिए सरकार ने बिजली बचाने के लिए एक फैसला किया है, जिसके तहत स्कूल और ऑफिस के समय में कटौती की गई है। बांग्लादेश पेट्रोल और डीजल के संकट से इस वक्त जूझ रहा है और डीजल से चलने वाले बिजली पावर प्लांट्स को बंद करना पड़ गया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में विदेश निवेश को लेकर के बढ़ावा देने के मकसद से कतर की यात्रा पर हैं। उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री खालिद बिन खलीफा से भी मुलाकात की। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यटन जैसे कई क्षेत्रों में निवेश करने को लेकर की भी चर्चा की खबर है। कोरोना संक्रमण के बाद चीन के शहर शंघाई में 1 सितंबर से प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल खुलेंगे। किंडरगार्टन और चाइल्ड वेलफेयर सुविधाओं को भी अगले महीने की 1 तारीख को खोलने का ऐलान किया गया। कई अधिकारी स्कूल का जायजा लेते नजर आए। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान स्टारर फिल्म विक्रम वेधा का टीजर रिलीज हो गया। फिल्म में सैफ अली खान का ऋतिक से जबरदस्त टकराव देखने को मिलेगा। ये फिल्म साउथ की विक्रम वेधा की रीमेक है। फिल्म में सैफ अली खान जहां एक पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे, तो वहीं ऋतिक दबंग गैंगस्टर का रोल प्ले करते नजर आएंगे। ऋतिक रोशन लंबे समय बाद एक्शन ड्रामा फिल्म विक्रम वेधा से कमबैक कर रहे हैं। सलमान खान जल्दी साउथ की फिल्म गॉडफादर के जरिए टॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं। इस फिल्म में चिरंजीवी गॉडफादर बने हैं और सलमान उनके छोटे भाई का किरदार निभाते नजर आएंगे। डायरेक्टर मोहन राजा की ये फिल्म 5 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज की जाएगी। रणबीर कपूर की फिल्म प्रभास्त्र जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसे लेकर अब रणबीर कपूर इस प्रमोशन में लग गए हैं। एक्टर रणबीर कपूर डायरेक्टर एस राजामौली और अक्किनेनी नागार्जुन के साथ प्रमोशन के लिए चेन्नई पहुंचे। इस दौरान उनका एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में जिसमें रणबीर कपूर डायरेक्टर राजामौली और एक्टर नागार्जुन के साथ ट्रेडिशनल स्टाइल में खाना खाते नजर आए। बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम अपने पति आदित्य धर और मां अंजलि गौतम के साथ शादी के बाद पहली बार हिमाचल प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में मां ज्वाला की पवित्र ज्योतियों के दर्शन करने के लिए पहुंची। इस दौरान यामी गौतम ने विशेष हवन यज्ञ किया। यामी गौतम हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो यामी गौतम जल्द ही अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी के साथ फिल्म ओ माई गॉड 2 में नजर आने वाली है। कॉफी विद करण के लेटेस्ट एपिसोड में कियारा आडवाणी और शाहिद कपूर साथ में नजर आने वाले हैं। इसी बीच शो का एक बिहाइंड द सीन वीडियो सामने आया, जिसमें शाहिद और कियारा अपनी सुपरहिट फिल्म कबीर सिंह के सीन को रिक्रिएट करते नजर आए। वीडियो में कियारा आडवाणी अपने टचअप करवा रही हैं और इसी दौरान शाहिद वहां पहुंच जाते हैं। शाहिद जोर से चिल्लाते हैं और इस पर कियारा प्रतिक्रिया देती है। वीडियो जमकर हो रहा है वायरल।